कहते हैं कि इंडिया सरप्राइजेस से भरी है, पर कभी कभी सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग वो जगहें नहीं होती जिनके बारे में हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं, बल्कि वो होती हैं जिनके बारे में हम सबसे कम सुनते हैं। नागालैंड, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बसी ऐसी स्टेट जिसके बारे में आज भी खुद ज़्यादातर इंडियंस ही नहीं जानते। नागालैंड के इन पहाड़ों में ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे खूबसूरत वैली बसती है, और यहाँ के इन खूबसूरत विलेजेस में एक दूसरे पर इतना भरोसा है कि यहाँ दुकान भी बिना किसी इंसान के चलती है। यहाँ पर जो दुकानें हैं उन पर कोई आदमी नहीं है। बल्कि इंडिया जहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा वेजिटेरियंस रहते हैं, वहाँ नागालैंड में बहुत ही यूनिक फूड हैबिट्स देखने को मिलती है। अलग अलग तरह के कीड़े, यहाँ सब कुछ खाने को मिलता है। अब ये देखने में कितना ही गंदा लगे, पर यहीं पर इंडिया के कुछ सबसे क्लीनेस्ट और साफ सुथरे गांव भी हैं। ऐसे ही कुछ और अनसुने और अनदेखे पहलू इस अनोखी जगह के देखने मैं आया हूँ यहाँ के एक खूबसूरत विलेज में, जिसका नाम है विस्वेमा। पाँच 5300 फीट की हाइट पर खूबसूरत हरे भरे पहाड़ों से घिरा विस्वेमा विलेज नागालैंड का दूसरा सबसे बड़ा विलेज है, यहाँ की कैपिटल कोहिमा के बाद। ये इतना बड़ा विलेज है कि इसके अंदर ही 4 अलग कॉलोनीज हैं, जिनमें कुछ नए और कुछ पुराने टिन से बने घर बसे हैं, जहाँ इन घरों पर अक्सर बादल आसमान से उतरकर चलते दिखते हैं। क्योंकि ये विलेज एक खूबसूरत वैली के ठीक बीचों बीच बसा है, तो इस विलेज में घूमना ही नेचर की एक जादू की झप्पी जैसा फील होता है। पर मैं जब आया तो यहाँ बस रात होने ही वाली थी। एक तो नागालैंड इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में आता है, तो यहाँ दिल्ली के कंपैरिजन में लगभग 1.5 घंटे पहले ही सनसेट हो जाता है। और क्योंकि ये विलेज टूरिस्ट मैप पर नहीं है, इसलिए यहाँ एक होटल भी नहीं है, बस 1-2 होमस्टेज हैं जो अभी ऑपरेशनल भी नहीं थे। तो मेरे पास बचा था बस यहाँ किसी लोकल के घर में रहने का ऑप्शन। और किस्मत से कुछ देर में ही मुझे एक नागा घर में जगह मिल गई थी। एक बहुत ही सिंपल और हम्बल सा घर, और ये होने वाला था मेरा आज का बेडरूम। तो अभी आज मैं जिस जगह पर रुका हूँ वो यहाँ का एक नागालैंड का इसी गांव का एक ट्रेडिशनल घर है, और उस घर के एक कमरे में हूँ मैं। तो ये कोई होम स्टे नहीं है, यहाँ के लोकल लोगों ने मुझे अपना एक घर का रूम प्रोवाइड कर दिया है। और ये पूरा आप देख सकते हो पूरा टिन से बना हुआ है, और ये लकड़ी के फट्टे वगैरह लगे हुए हैं। ट्रेडिशनल तरीके की छत है पूरी, और यहाँ पे प्लाई बोर्ड की दीवारें हैं। तो एक बार मुझे यहाँ पे भी रुकने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर भी एक रात रुक के देखते हैं। खैर घर कितना ही सिंपल हो, पर जब यहाँ खाने की बात आती है तो वो यहाँ एकदम राजाओं की तरह खूब सारा खाने को मिलता है। तो ये नागा का लोकल खाना खा रहा हूँ मैं। तो ये लोकल इनके यहाँ पे प्लेट्स ऐसी होती हैं, और ये लोकल प्लेट्स में इन्होंने पूरा खाना सर्व किया है, जिसमें यहीं का राइस है। ये वाला जो राइस खा रहा हूँ ये यहीं का लोकल राइस है जो यहाँ पे उगता है, और कुछ दाल है, यहाँ पे सब्जियाँ हैं, बहुत सारा खाना दे दिया इन्होंने मुझे। सो यू डोंट ईट वेज यूजुअली, राइट? अब क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो इन्होंने सिर्फ मुझे वेज खाना दिया, पर नॉन वेज में क्या है? तो ये वाला जो बाउल आप देख रहे हो इसके अंदर ये जो है ये है स्नेल्स, और दीदी स्नेल्स खा रही है मज़े से। उनको बहुत अच्छा लग रहा है खाना। ओह माय गॉड, मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसे स्नेल्स की सब्ज़ी। स्नेल्स यानी कि जोक, जो बारिश के मौसम में हो जाते हैं ना, जैसे जो शेल वाले होते हैं जिनका ऊपर शेल होता है, तो वो है ये। ओके ओके ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। यू ईट दिस पार्ट ओनली ना? दिस Yes. यू सक दिस पार्ट। This part you can eat first.
Why don't you eat shells? It's very hard. Okay, it's very hard. Shells are hard. Okay. Pies. I can't eat. I'm sorry. तो इस रात भी मैं वेजिटेरियन ही रहा। खैर मैंने वेज खाना पेट भर के खाया क्योंकि मुझे कल सुबह जल्दी उठकर जाना था एक ट्रैक पर। विस्वेमा से ही एक बहुत ही खूबसूरत वैली का ट्रैक शुरू होता है जिसका नाम है ज़ूको वैली, जो कि लगभग एक तरफ से ही 10 किलोमीटर का ट्रैक है, वो भी फॉरेस्ट से गुजरते हुए। और क्योंकि मैं सोलो था तो मैं ये ट्रैक एक गाइड भैया के साथ कर रहा था। तो ज़ूको वैली का ट्रैक स्टार्ट कर दिया मैंने, और यहाँ से अभी 2-3 घंटे का ट्रैक है पूरा ऊपर टॉप तक जाने का। और कुछ ऐसे ही जंगलों से जाते हैं, रास्ता पूरा काफ़ी डेंस है फॉरेस्ट। तो एक चेतावनी मुझे मिली है भैया ने कहा है कि यहाँ पर रास्ते में सांप मिल सकते हैं। और सांप तो वैसे मुझे वहाँ रोड पे भी मिले, नागालैंड में काफ़ी ज़्यादा रोड पे चल रहे होते हैं तो सांप दिख जाते हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पे सांप से बचना है, तो चलो आ जाओ चलते हैं। अभी ट्रैक करते हुए बस 10 मिनट हुए हैं और थकान हो गई है यार। मतलब रास्ता स्टार्ट तो बहुत वाइड हुआ था, अभी धीरे धीरे बहुत नैरो हो गया है और ज़्यादा स्टीप होता जा रहा है। बहुत खड़ी चढ़ाई है, स्लिपरी भी है बहुत ज़्यादा। वैसे देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये पूरे फॉरेस्ट में ना बादल आ गए, पूरा फॉग सा हो रहा है। कहीं कहीं तो रास्ते में रस्सी का सहारा लेकर भी चढ़ना पड़ रहा था। और अभी यहाँ पर मैं एक पॉइंट पे पहुँचा हूँ जहाँ पे ट्रेल था वो कंप्लीट कर लिया है, जो स्टीप रास्ता था वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से एक सीधा थोड़ा ट्रेल स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी मौसम को देख के तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मौसम थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है, बट हाँ हल्की सी वो बारिश होती है ना, वो स्प्रे वाली बारिश हो रही है, तो वो बड़ा अच्छी लग रही है स्प्रे वाली बारिश। तो चलो शुरू करते हैं फिर। अभी आगे का और रास्ता दिखाता हूँ मैं आपको कैसा लगेगा। जब रास्ता सीधा हुआ तो खूबसूरत भी हो गया था। पर ये जो सीधा रास्ता था उसमें कई फीट ऊंची घास से होकर चलना पड़ रहा था। और ऐसा ही घास से गुजरता रास्ता चला कई किलोमीटर तक, पर बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ नज़ारों की खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी। इन खूबसूरत नज़ारों को देखकर वैली तक पहुंचने की एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी। तो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से 3 घंटे लगाकर यहाँ बेस कैंप पर तो आ गए हैं। ये बेस कैंप से अभी 1 घंटा और आगे जाना है। और बहुत ही सुंदर जगह है ये भी, बेस कैंप से बहुत सुंदर भी दिख रहा है। यहाँ पे चाहे तो एक रात रुक सकते हैं, कितना टाइम भी आप स्पेंड करना चाहें यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं वैसे। बट मैं अभी आगे जाऊँगा अपना लंच करके। तो जिस होम स्टे में मैं रुका था कल रात को, होम स्टे नहीं जिस घर में मैं रुका था रात में, तो उन्होंने मुझे एक लंच पैक करके दिया था, तो वही लंच अभी मैं खाऊँगा यहाँ पे। तो अभी लंच में है आलू की सब्ज़ी और ये पूड़ियाँ। थैंक यू दीदी आपने इतना अच्छा खाना मुझे यहाँ पे पैक करके दिया यार। तो इस खूबसूरत नज़ारे में लंच करने से बेहतर क्या हो सकता है यार। तो बस थोड़ा रेस्ट करके और पानी भरकर हम चले ज़ूको वैली के और करीब। और बेस कैंप से निकलते ही ये खूबसूरत वैली शुरू हो जाती है। जहां बाहें खोले एक अलग ही दुनिया आपका इंतजार करती है। ओह, तो फाइनली 4 घंटे के ट्रैक के बाद
करीब 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इस स्वर्ग में एंट्री हो गई है। बहुत खूबसूरत वैली है यार, ये बहुत ही खूबसूरत वैली है। सपने जैसा लग रहा है पूरा, ये पूरा का पूरा एरिया सपने जैसे लग रहा है। 8,000 फीट पर बसी है ये खूबसूरत ज़ूको वैली, जिसका कुछ हिस्सा नागालैंड और कुछ हिस्सा मणिपुर में आता है। नेचर की एक खूबसूरत कारीगरी से बने इन अनोखी शेप के पहाड़ों के बीच में से बहती है एक ठंडे पानी की धारा, और इसकी वजह से ही ज़ूको वैली को उसका यह अनोखा नाम मिला है। क्योंकि यहाँ की लोकल लैंग्वेज में ज़ूको का मतलब होता है कोल्ड स्ट्रीम, और यही बहता पानी यहाँ के आसपास के गांव का एक बहुत ही ज़रूरी पानी का सोर्स है। क्योंकि पूरा एकदम ट्रीलेस लैंडस्केप है, यहाँ पर एक भी पेड़ नहीं है, बहुत दूर दूर कहीं कहीं पेड़ है। तो इसलिए ट्रीलेस होने की वजह से जो अंदर पहाड़ की पूरी शेप है ना, ये जितने छोटे मोटे कर्व्स होते हैं, जितनी डेप्थ होती है पहाड़ में, वो सारी दिख रही है। कॉटन बॉल्स की तरह दिख रहे हैं पहाड़, इतने सुंदर, बहुत ही अनयूजुअल, बहुत ही सुंदर लैंडस्केप है। यहाँ पर एक क्रॉस भी लगाया हुआ है। जैसे हमने देखा ज़्यादातर जगह पर कहीं कहीं बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स लगे रहते हैं, तो क्योंकि वो बुद्धिस्ट जगह है इनके, इसलिए वहाँ पर टॉप पे प्रेयर फ्लैग्स होते हैं, और यहाँ पे ये क्रिश्चियन जगह है तो इसलिए यहाँ पर ये क्रॉस लगा हुआ है। कहीं कहीं ये ऐसे येलो फ्लावर्स भी लगे हुए हैं यहाँ पर पूरी वैली में। जब ब्लूमिंग होने का सीज़न होता है तो इससे भी ज़्यादा फ्लावर्स हो जाते हैं यहाँ पे, पर अभी भी कहीं कहीं पैचेस दिख रहे हैं येलो फ्लावर्स के, या फिर कुछ कुछ वायलेट फ्लावर्स भी हैं यहाँ पे। अब इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ से जाने का मन तो कर नहीं रहा है, बट वापस भी जाना है यहाँ से। यहाँ से वापस जाते समय जब हम उसी पॉइंट पर पहुंचे जहाँ सुबह थे, तो फॉग ने जो खूबसूरत नज़ारा छुपा रखा था वो बिल्कुल रूबरू था। इतने सारे लेयर्स दिख रहे हैं पहाड़ों के इतनी दूर दूर तक, और ऐसा लग रहा है नागालैंड के सारे पहाड़ दिख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है मतलब इस व्यू में, और सबसे अच्छी बात है कि हम ऊपर हैं और बादल नीचे हैं। इस सफ़र में और आगे जाने से पहले आप लोगों से कुछ बात कहनी है। जैसे ट्रैवल करते हुए आप एक अलग नज़रिए से दुनिया को देख पाते हो, और नई जगहों में घूमकर नए लोगों से मिलकर कितना कुछ सीखने को भी मिलता है। वैसे ही अगर आपका मन है बिजनेस स्टार्ट करने का, या आपका कोई बिजनेस है, तो आपको नए एक्सपीरियंसेस और नए लोगों से मिलकर बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ओडू की वजह से, जो कि एक बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ओडू कम्युनिटी डेज, एक ऐसा इवेंट जिसमें 20,000 से भी ज़्यादा लोग आने वाले हैं, जिसमें क्रिएटर्स, टेक एक्सपर्ट्स, बिजनेस ओनर्स सब एक जगह होंगे, और 200 से भी ज़्यादा टॉक्स में अपने नॉलेज और एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। और क्या पता अपने स्टार्टअप के लिए आपको इन्वेस्टर भी यहीं मिल जाए। और ये सब एक्सपीरियंसेस और नेटवर्किंग करने के साथ साथ आपको एक आफ्टर पार्टी एंजॉय करने का भी मौका मिलेगा। बल्कि इस इवेंट की एंट्री भी फ्री है, जो कि 13 से 14 अगस्त को होगा गांधीनगर के महात्मा मंदिर में। तो अगर इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से रजिस्टर ज़रूर करना। ट्रैक से लौटने के बाद मुझे विस्वेमा गांव को और नागा कल्चर को और अच्छे से समझना था, तो बस इसकी गलियों में घूमने लगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। यहाँ कुछ लोगों को हिंदी तो नहीं पर इंग्लिश समझ आती है, लेकिन जिनको वो भी नहीं आती तो उनसे बस हंसने में ही बात होती है। तो नागालैंड के विलेजेस में मुझे कुछ इस तरह के ओल्ड ट्रेडिशनल हाउसेस दिख रहे हैं, बट ये जो मुझे अलग से चीज़ दिख रही है वो ये इनके घरों के ऊपर कुछ एक सिंबल सा बना रहता है,
अब वो उसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, मुझे किसी से पूछना पड़ेगा। और घर के ठीक पीछे बड़ा ही सुंदर सा हिल का व्यू भी दिख रहा है, देखते हैं अंदर जाके। हेलो, कैन आई कम इनसाइड? थैंक यू। So this is your drawing room, right? This is your drawing room. This is your kitchen. Okay, nice, nice. Kitchen is very huge. Okay, can you tell me this? Your house has a symbol, na, like this outside. What does that mean? Yeah. It signifies the richness back then. Yeah. Richness. Okay, richness as in Like rich people used to do this. Okay. So only rich people put this symbol on their houses. Okay, okay. we have Father's Time. Yeah. Okay, in forefathers times. Okay. So it's part of. We have this in the house, right? Okay, it's part of your culture. Okay, okay. Nice, nice. और यहाँ किचन में कुछ मीट के टुकड़े भी ऐसे लटका देते हैं मीट को सुखाने के लिए, और कुछ टुकड़े डेकोरेशन के लिए भी लगाए जाते हैं। Tea? No, thank you. That's fine. Thank you for asking. फिर यहाँ से Bye. विदा लेकर Bye. मैं चला और आगे। अब क्योंकि यहाँ ज़्यादातर क्रिश्चियंस लोग रहते हैं, तो यहाँ बहुत सुंदर चर्चेस भी देखने को मिलते हैं, और ये है विस्वेमा का सबसे बड़ा चर्च। इस चर्च के साथ में ही एक कॉन्वेंट स्कूल भी है। हेलो। बाय। यहाँ की खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पैडी फील्ड्स भी इन नज़ारों को और खूबसूरत बनाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर विस्वेमा के पैडी फील्ड्स के अंदर हूँ, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पैडी फील्ड्स हैं। जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर ओल्ड वुमेन्स हैं। इतने ज़्यादा एज होने के बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से काम कर रहे हैं। मैंने उनको बोला भी कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रहे हैं। फास्ट इनमें से कुछ फार्म्स ऐसे हैं जहाँ रेड राइस उगती है। रेड राइस तो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी, तो यहाँ पर रेड राइस भी उगती है। तो यहाँ पे आप ये जो चावल देख रहे हैं ना, ये बास्केट में, ये यहीं की पैडी फील्ड से उगाया हुआ है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। और मैं रेड राइस पहली बार देख रहा हूँ। ऑर्गेनिक राइस। विस्वेमा के बाद अब समय था नागालैंड के दिल में जाने का, कोहिमा। साढ़े 4,000 फीट पर पहाड़ों पर बसा नागालैंड का खूबसूरत शहर। पर यहाँ आने की मेरी एक खास वजह थी, यहाँ की सो क्रेजी मार्केट, जो यहाँ की एक तरह की सुपरमार्केट है। यहाँ आने पर मुझे ये किसी भी शहर की एक सिंपल मार्केट जैसी ही लग रही थी, जब तक कि मैंने ये नहीं देखा। जी हाँ, जिंदा कीड़े। ये है सिल्क वॉर्म। कितने का? कितने का? प्लेट में एक प्लेट 200? अच्छा अच्छा। किलो में 800। किलो में 800। कैसे खाते हैं इसे? भुन के क्या? रोस्ट? फ्राई करके? फ्राई ओके। करके भी खाएगा। और सिर्फ यही नहीं, जिंदा मेंढक, बड़े मेंढक, चूहे, कीड़े, अलग अलग तरह के कीड़े, यहाँ सब कुछ खाने को मिलता है। यहाँ वो सब कुछ मिलता है जो आपने कभी इमेजिन भी ना किया हो। पर ये सब कीड़े मकोड़े खाने की वजह है नागालैंड का ट्राइबल बैकग्राउंड। पहले के ज़माने में लोग जंगलों में रहते थे, तो लोगों ने सीखा था नेचर के साथ सरवाइव करना, और वही सर्वाइवल इनके खाने में झलकता है, जो आज भी नागालैंड के कल्चर का एक अहम हिस्सा है।
अगर नागालैंड का ये खाना देखकर आप नागालैंड के लिए कोई अपनी राय बनाए, उससे पहले आप ये अगला विलेज ज़रूर देखना। नागालैंड के घने जंगलों के बीच एक पहाड़ी पर बसा है ये खूबसूरत विलेज कोनोमा। जो कि है इंडिया का फर्स्ट ग्रीन विलेज। ग्रीन इतना कि जहां तक देखो सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी दिखाई दे, और क्लीन इतना कि ढूंढने से भी आपको यहाँ कूड़ा नहीं दिखेगा। को यहाँ की गलियों में घूमकर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेचर से घिरे हुए हैं। मतलब कहीं ये फूल हैं, कहीं ऐसे पेड़ दिख जा रहे हैं। ये स्पेस ही ऐसे लगी हुई है जैसे इसका हिस्सा है, नेचर का हिस्सा है, फॉरेस्ट का हिस्सा है। तो ये इंडिया का फर्स्ट ग्रीन विलेज अपनी कुछ खासियत की वजह से है। जैसे नागालैंड के कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा जो कि है जंगलों में शिकार करना, वो यहाँ बैन है। बल्कि यहाँ फॉरेस्ट को काटना भी बैन है। और जो घरों में रोज़ाना लकड़ी की ज़रूरत होती है उसका भी कोटा फिक्स है। और इतना ही नहीं, यहाँ के इन खूबसूरत खेतों में भी सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तभी यहाँ चारों ओर ये ताज़ा फल और सब्जी लगे दिखते हैं। पर जितना प्यार इनका नेचर के साथ है, एक दूसरे के साथ भी उतना ही है, क्योंकि ये अपनी कम्युनिटी के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। जैसे कि ये कम्युनिटी लाइब्रेरी, मिनी लाइब्रेरी लिखा हुआ है ऐसे नाम, बट एक तरह से एक ओपन लाइब्रेरी है ये। तो इसमें से कोई भी बुक निकाल कर इसको अपने साथ ले जा सकता है बुक को, और जब वो पढ़ लेंगे बुक को, वो वापस यहाँ पर इसको रीस्टॉक कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं वापस। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक पड़ी है, कोई स्पेयर बुक पड़ी है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं यहाँ पर इस लाइब्रेरी में। और इसका कोई चार्ज नहीं है, इसमें कोई लॉक नहीं है। एकदम पूरी ओपन लाइब्रेरी है, एकदम नॉलेज को शेयर कैसे कर सकते हैं, एकदम उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यार। इस तरह की चीज़ें एक विलेज में दिखना बहुत ही डिफरेंट कल्चर है यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कभी। पर अगले विलेज में मुझे कुछ इससे भी खास मिला। कोनोमा से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है एक खूबसूरत वैली में बसा जुली के विलेज। चारों ओर खूबसूरत हरी वादियों से घिरा है जुली के, जहां कुछ खूबसूरत लकड़ी के घर बसे हैं। पर ये इतना छोटा विलेज है कि यहाँ गिनती के सिर्फ 35 घर ही हैं, जिनके आसपास कुछ पीच या आड़ू के पेड़ हैं। और आसपास ही ये खूबसूरत फूल भी लगे दिखते हैं। कितने खूबसूरत फूल है यार, ये तो मैंने ऐसे फ्लावर्स तो देखे मैंने। ऐसा लग रहा है जैसे पहले से ही बुके तैयार करके रखा हुआ है फ्लावर्स का। बड़े खूबसूरत लग रहे हैं यार ये तो। ये विलेज नेचर के इतना करीब बसा है कि यहाँ मोबाइल के नेटवर्क भी पहुँच नहीं पाते। हेलो। पर बिना इंटरनेट के भी ये विलेज बैकवर्ड नहीं है, बल्कि और आगे लगता है। जब यहाँ मैंने कुछ ऐसी दुकानें देखी, सेल्फ पेमेंट शॉप्स। नागालैंड के विलेजेस में ये चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पर सेल्फ पेमेंट शॉप्स हैं, जहाँ पर कोई इंसान नहीं होता। बस आपको जो भी अपनी चीज़ चाहिए आप उसे उठाइए और उसका प्राइस देखिए, और उस चीज़ को उठा के उसका प्राइस देख के वहाँ पर रखे उस कैश बॉक्स में डाल सकते हैं पैसों को। और यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट, इतना ज़्यादा लॉयल्टी है विलेज में, किसी आदमी के खड़े होने की ज़रूरत नहीं है दुकान पे। और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी शॉप्स है जहाँ पर फ्लावर पॉट्स मिल रहे हैं, या फिर खाने पीने का सामान मिल रहा है, या फिर सब्जियाँ मिल रही हैं। वो लोगों पर भरोसा करते हैं कि लोग जब उठाएंगे सामान तो वो उसके अंदर कैश बॉक्स में उसका प्राइस, उसका सही प्राइस डालेंगे। तो थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं सेल्फ पेमेंट शॉप से एक। तो मैं ये जूस ले रहा हूँ, ये वैसे तो 15 रुपये का है, बट मेरे पास यार 20 रुपये ही है। तो यहाँ पर एक तो ड्रॉबैक पता चल गया मुझे कि यहाँ पर चेंज का प्रॉब्लम हो सकता है, बट कोई नहीं, टिप की तरह रख देते हैं 5 रुपये को। कोई और 5 रुपये की चीज़ होती तो उससे बैलेंस हो जाता, बट कोई नहीं, टिप करते हैं। चीयर्स।
जब नागालैंड जैसी एक बहुत ही अनोखी जगह पर आते हैं तब जिंदगी को जीने का एक बिल्कुल नया तरीका समझ आता है। चाहे यहाँ का अनोखा कल्चर हो, नए लोग हो या उनका रहन सहन। जब इन्हीं सब नए तरीकों को आप भी जीते हो तो अंदर ही अंदर एक नया नजरिया भी जन्म लेता है। एक ऐसा नजरिया जो सिर्फ लोगों के कपड़ों, बोली या जुबान पे नहीं रुकता, बल्कि उनको समझने या जानने का भी सब्र रखता है। और शायद यही नजरिया होता है जो हमें आजाद करता है अपनी पहले से बनाई सोच और असलियत से। कभी कभी तो हम खुद को भी अपनी इन्हीं बनी बनाई सोच में ही कैद रखते हैं, पर यही नजरिया हमें आजाद करता है इस सोच से कि हमें वो बनने की जरूरत नहीं जो हमें होना चाहिए, बल्कि हम वो बने जो हम हैं।